नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके की इस ऑनलाइन सीरीज में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियाँ या उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। दोस्तों, अब तक हम इस टॉपिक पे 2 वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपको यहाँ पे बताएंगे उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरण प्रेमी यानी पर्यावरणविद। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पे जो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज है इसमें कुछ ही टॉपिक अब बचे हुए हैं, लगभग 10-12 टॉपिक। उसके बाद हमारा उत्तराखंड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पे लगभग 100+ वीडियो हमारे उत्तराखंड की बन चुकी हैं और पूरा आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया उत्तराखंड का, काफ़ी वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। काफ़ी डिटेल्स वहाँ पे बताया गया है, आपको काफ़ी अच्छे से समझा के वहाँ पे आपको बताया गया है। जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जो अभ्यर्थी जुड़े हैं उनको तो खैर पता होगा, लेकिन जो नए अभ्यर्थी लगातार जुड़ते जाते हैं वो लगातार कमेंट करते रहते हैं कि सर हमें अन्य वीडियो कहाँ मिलेगी। तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में खुद भी जा सकते हैं। वहाँ पे उत्तराखंड जी के फ्री ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल वहाँ पे आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लगभग 100+ वीडियो वहाँ पे उत्तराखंड के सभी टॉपिकों पर वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। और जिन टॉपिकों पर अभी वीडियो नहीं बनी है बहुत जल्दी हम उस पर कंप्लीट करा देंगे। आपको उत्तराखंड का सिलेबस, पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कंप्लीट कराना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद यानी पर्यावरण प्रेमी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे पर्यावरणविद या ऐसे पर्यावरण प्रेमी हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण के प्रति। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में जान लेते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा, जिनको वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म होता है यहाँ पे 9 जनवरी 1927 को मरोड़ा गांव टिहरी गढ़वाल में, और निधन इनका हाल ही में हुआ है 21 मई 2021 को। ये पॉइंट करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे करंट अफेयर्स सीरीज वाली वीडियो मैंने आपको बताया था। तो 21 मई 2021 को निधन हो गया है सुंदरलाल बहुगुणा जी का, जो कि उत्तराखंड के प्रमुख प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और वृक्ष मित्र के नाम से जिनको जाना जाता है। अब देखो, 21 मई 2021 को इनका निधन हुआ 95 वर्ष की अवस्था में। 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो जाता है। और कहाँ होता है? एम्स ऋषिकेश में। इनका उपनाम क्या है? तो वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को। जानते हैं इनके बारे में। तो सुंदरलाल बहुगुणा एक पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। काफ़ी इन्होंने दिन रात मेहनत की थी पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। 1949 में इन्होंने टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना भी की। ठीक है, अगर एग्जाम में बन गया कि टिहरी में ठक्कर बापा जो हॉस्टल है उसकी स्थापना किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा ने। कब की? 1949 में। अब देखो, ये ठक्कर बापा क्या है? तो ठक्कर बापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे जिन्होंने पिछड़ी जाति हो गया, दलित या जो शोषित थे, उनके उत्थान के लिए कई कार्य किए। और जब 1932 में महात्मा गांधी जी ने जो हरिजन सेवक संघ बनाया था, तो उसके महासचिव कौन थे? वो थे ठक्कर बापा। ठक्कर बापा को 1932 में हरिजन सेवक संघ का महासचिव भी बनाया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। तो ये थे ठक्कर बापा, और ठक्कर बापा से काफ़ी प्रभावित थे ये, यानी सुंदरलाल बहुगुणा। जब सुंदरलाल बहुगुणा की मुलाकात होती है मीराबेन और ठक्कर बापा से, तो उनके संपर्क में आने से उनका काफ़ी प्रभाव इन पर पड़ता है। और उसके बाद 1949 में टिहरी में ये ठक्कर बापा नामक हॉस्टल की स्थापना करते हैं। और जो ये ठक्कर बापा हॉस्टल है, इसका उद्देश्य क्या है कि जो दलित वर्ग है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, उनका उत्थान करना। तो उन्हीं के लिए यहाँ पे ये ठक्कर बापा हॉस्टल स्थापित किया गया है सुंदरलाल बहुगुणा जी द्वारा 1949 में। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम है विमला। विमला जो इनकी पत्नी है, इन्होंने काफ़ी सहयोग किया है सुंदरलाल बहुगुणा जी को। तो विमला जो पत्नी इनकी विमला, उनके सहयोग से इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। तो पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपनी पत्नी विमला देवी के सहयोग से। और सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन का प्रणेता भी इनको कहा जाता है। चिपको आंदोलन जो कि चमोली में देखने को मिला था, वहाँ पे गौरा देवी के बारे में आपने सुना होगा, चिपको वुमेन। अभी हम इसी वीडियो में उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो चिपको आंदोलन है उसके प्रणेता, उसकी शुरुआत करने की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने। तो सुंदरलाल बहुगुणा का भी उसमें काफ़ी खासा योगदान था, इसलिए इनको चिपको आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। अब देखते हैं यहाँ पे सुंदरलाल बहुगुणा को कब और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं।
तो सबसे पहले 1981 को इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा को, लेकिन इन्होंने पद्मश्री अवार्ड लेने से इनकार कर दिया, वो इन्होंने लौटा दिया था। तो आ सकता है एग्जाम में कि कौन सा अवार्ड इन्होंने लौटाया, तो वो लौटाया था पद्मश्री। 1981 में इनको सम्मानित किया जा रहा था पद्मश्री पुरस्कार से, जिसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया। उसके बाद 1987 में इनको द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये अवार्ड इनको दिया गया चिपको आंदोलन के लिए। चिपको आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा, चिपको आंदोलन जो हर जगह फैल गया बाद में, तो इसी यहाँ पे चिपको आंदोलन के लिए, क्योंकि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, इसमें मुख्य योगदान था इनका। तो चिपको आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा को द राइट लिवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1987 में। उसके बाद 1984 में इनको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1985 में इनको वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1987 में इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। 1989 में, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1989 में रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में इनको डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, या डॉक्टर की मानद उपाधि इनको प्रदान की गई। किसके द्वारा, रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा। और कौन से विषय में, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस में 1989 में। उसके बाद 1999 में इनको गांधी सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और 2009 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो 1981 में इन्होंने पद्मश्री से इनको सम्मान किया गया था, जिसको लेने से इन्होंने अस्वीकार कर दिया, और उसके बाद 2009 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है, ये वाला आपको जरूर नोट करना है, ये वाला, और एक वृक्ष मानव और एक गांधी सेवा सम्मान, और 2009 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैसे अगर सारे आप याद कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो आपको जरूर याद करने हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में। चंडी प्रसाद भट्ट जो कि प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं उत्तराखंड के। इनका जन्म होता है यहाँ पे 23 जनवरी 1934 को। कहाँ होता है, गोपेश्वर चमोली। चमोली के गोपेश्वर में 23 जनवरी 1934 को चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म होता है। अब देखो यहाँ पे जो चंडी प्रसाद भट्ट जी है, उनकी मुलाकात होती है 1956 में सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण से। अब देखो ये सर्वोदयी नेता क्या होता है, तो पहले सर्वोदयी आंदोलन आपको समझना पड़ेगा। सर्वोदयी आंदोलन जो कि एक प्रसिद्ध आंदोलन था। सर्वोदय का मतलब होता है सभी का कल्याण या सभी का उदय, सर्वोदय सभी का उदय। तो जो सर्वोदय आंदोलन था वो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए था। यानी इस आंदोलन का जो लक्ष्य था वो था ग्रामीण पुनर्निर्माण, यानी ग्रामीण भारत के जो लोग थे उनको ऊपर उठाना, उनका विकास करना। तो जब सर्वोदयी जो नेता थे जयप्रकाश नारायण इनका काफी मुख्य योगदान था सर्वोदय आंदोलन में। तो इनसे इनकी मुलाकात होती है 1956 में, और काफी प्रभाव जयप्रकाश नारायण का चंडी प्रसाद भट्ट जी पर पड़ता है। अब 1964 में गोपेश्वर में चंडी प्रसाद भट्ट जी क्या करते हैं, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना करते हैं। दसोली ग्राम स्वराज संघ जिसकी स्थापना की चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में गोपेश्वर में। इस संघ का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो वन है उनकी जो कटाव होता है उस टाइम उनको रोकना, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो किस पर निर्भर होते हैं, वनों पर निर्भर होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र का अगर विकास करना था, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करना था, तो सर्वप्रथम उनकी जो क्या होती है, मतलब जिन पर वो निर्भर रहते हैं उन संसाधनों को क्या करना, उन संसाधनों का संरक्षण करना। यही मुख्य उद्देश्य था दसोली ग्राम स्वराज संघ का। और इसी दसोली ग्राम स्वराज संघ से नींव पड़ती है किसकी, चिपको आंदोलन की। जो आगे चिपको आंदोलन होता है, आगे जो घटना घटती है चिपको आंदोलन की, वो किससे घटती है, मतलब उसकी नींव कहाँ पे पड़ जाती है, दसोली ग्राम स्वराज संघ की। तो इसीलिए माना जाता है कि जो चिपको आंदोलन का प्रणेता किसको माना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को। और उसमें मुख्य उद्देश्य किसका था, चंडी प्रसाद भट्ट जी का भी था और सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी था। और गौरा देवी का तो खैर महत्वपूर्ण योगदान था उसमें, क्योंकि वहीं से वो क्या हुआ, प्रचलित हुआ चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन। उसके बाद चंडी प्रसाद भट्ट जी ने यहाँ पे दालियों का डगड़िया संगठन की स्थापना भी की है। ठीक है, तो दालियों का डगड़िया संगठन, दालियों या डालियों, तो दालियों का डगड़िया संगठन की स्थापना किसने की, ये की थी चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। अब देखते हैं यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट जी को किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और कब कब किया गया। तो सर्वप्रथम इनको 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है, और ये दिया जाता है फिलीपींस के जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उनकी याद में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
किस लिए इनको सम्मानित किया गया? चिपको आंदोलन के लिए। उसके बाद 1986 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1987 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को ग्लोबल 500 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार इनको दिया संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा, ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 में। उसके बाद 1991 में इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट जी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 2008 में इनको जीबी पंत यानी गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में डॉक्टर की मानद उपाधि से या मानद उपाधि प्रदान की गई। किसके द्वारा? जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। उसके बाद 2010 आता है तो 2010 में इनको रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। और 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर 2000 इनको 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। तो 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? चंडी प्रसाद भट्ट जी को। कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। लेकिन देखो सम्मानित तो 2019 में किया गया, लेकिन किस साल के लिए किया गया? 2017-18 के लिए। वर्ष 2017-18 के लिए चंडी प्रसाद भट्ट जी को 31 अक्टूबर 2019 को 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा किया गया? सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके द्वारा इनको 31 अक्टूबर 2019 को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया चंडी प्रसाद भट्ट जी को। अब हम बात करेंगे वृक्ष मानव यानी विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है वृक्ष मानव। देखो वृक्ष मित्र कहा जाता है सुंदरलाल बहुगुणा जी को, वृक्ष मानव किसको कहा जाता है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी यानी वृक्ष मानव जिनको कहा जाता है, उनका जन्म होता है 2 जून 1922 को पुजार गांव सकलाना पट्टी टिहरी गढ़वाल। और इनका निधन कब हुआ? 18 जनवरी 2019 को। तो इनका निधन भी पूछा जा सकता है कि जो वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी है, उनका निधन कब हुआ? 18 जनवरी 2019 को, 98 साल की उम्र में। तो जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी है, अब देखो जो विश्वेश्वर दत्त सकलानी है, इनके एक भाई भी थे जो कि टिहरी क्रांति में शहीद हो गए थे, नागेंद्र सकलानी। हिस्ट्री में हमने आपको बता रखा है नागेंद्र सकलानी के बारे में। तो जो नागेंद्र सकलानी थे वो विश्वेश्वर दत्त सकलानी के ही भाई थे, जिनका निधन हो जाता है 1948 में। अब देखो यहाँ पे विश्वेश्वर दत्त सकलानी है, इनको कहा जाता है वृक्ष मानव। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको जरूर नोट करना है। और इन्होंने अकेले 50 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है वृक्ष मानव। अकेले देखो बहुत सारे सामान्य लोगों से एक वृक्ष भी नहीं लगता, लेकिन विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी ने अकेले 50 लाख से अधिक वृक्ष स्वयं लगाए हैं, और इसीलिए इनको वृक्ष मानव की उपाधि प्रदान की गई। अब हम पुरस्कारों की अगर बात करें तो इनको 1986 में सम्मानित किया गया था इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से। ठीक है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को कब सम्मानित किया गया? 1986 को। अब हम जानते हैं यहाँ पे गौरा देवी जी के बारे में, जिनको चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। चिपको वुमेन यानी गौरा देवी जी का जन्म होता है 1925 को लाता गांव चमोली में, और निधन इनका होता है 4 जुलाई 1991 को। गौरा देवी जी के पिता का नाम था नारायण सिंह और इनके पति का नाम था मेहरबान सिंह, जो कि रैणी गांव के थे। तो गौरा देवी जी का मायका था लाता गांव चमोली में, और इनका ससुराल था रैणी गांव, जो कि चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। मात्र 11 वर्ष की उम्र में गौरा देवी जी का विवाह हो जाता है मेहरबान सिंह से। लेकिन जब गौरा देवी मात्र 21 वर्ष की थी तो इनके पति का यहाँ पे निधन हो जाता है, और यहाँ से इनको काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ता है। अब गौरा देवी जी को 1972 में क्या किया गया? जो रैणी गांव था वहाँ की महिला मंगल दल की अध्यक्ष इनको चुना गया। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है उस दिन की 26 मार्च 1974 को, जो पूरे दुनिया में आज प्रसिद्ध है। 26 मार्च 1974 का जो दिन आता है, जहाँ से शुरुआत होती है, जहाँ से एक प्रसिद्धि मिलती है चिपको आंदोलन को, रैणी गांव में। तो 26 मार्च 1974 को क्या हुआ था रैणी गांव में? यहाँ पे वन विभाग और ठेकेदार रैणी गांव पहुँच जाते हैं। वहाँ पे गौरा देवी को ये जानकारी जब प्राप्त होती है तो वो अपने साथियों को लेकर, जो उनकी महिला मंगल दल की साथी रहते हैं, उनको लेकर वो पहुँच जाती है जंगल। अब देखो उस समय जो रैणी गांव के पुरुष थे वो गांव में नहीं थे, गांव में सिर्फ कौन थी? महिलाएं थी, पुरुष गए थे बाहर।
अब गौरा देवी के नेतृत्व में जो रैणी गांव की महिलाएं थी, जो महिला मंगल दल की महिलाएं थी, वो पेड़ों से चिपक जाती है वहां पे और उनको बोलती है कि आप भले हमें काट दो लेकिन हम यहाँ पे क्या है, यहाँ से हटने वाले नहीं है, हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे। तो जो इन्होंने महिलाओं ने इतने साहस से जो ये कदम उठाया था वही इतिहास में दर्ज हो गया और काफ़ी इसको मतलब चिपको आंदोलन के नाम से इसको जाना गया। तो चिपको मूवमेंट जो यहाँ से प्रसिद्धि मिली चिपको मूवमेंट को, वो यहीं से मिली जो ये 26 मार्च 1974 को ये घटना घटी थी रैणी गांव में। और आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है चिपको आंदोलन, जिसने एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक महत्वपूर्ण संदेश दिया था कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए। जब एक आम गांव के नागरिक ये कर सकते हैं तो सभी लोग ये भी जरूर कर सकते हैं। उसके बाद जब चिपको आंदोलन धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा तो 1980 में जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, जिनको चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है, ये बात करते हैं इंदिरा गांधी जी से, उनको बताते हैं चिपको मूवमेंट के बारे में। उसके बाद 1980 को चिपको आंदोलन से प्रभावित होकर जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 15 वर्षों के लिए, देखो यहाँ पे कितना प्रभाव पड़ा, 15 वर्षों के लिए इंदिरा गांधी जी ने हिमालयी क्षेत्रों में वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। तो कितना प्रभाव पड़ा, 15 वर्षों के लिए उन्होंने वहां पे रोक लगाई थी। 1977 में चिपको आंदोलन का एक नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये चिपको आंदोलन का क्या था, एक नारा भी था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। क्योंकि जो जंगल है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो जिंदा रहने के आधार क्या है, आपके जंगल ही है, जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लोग। उसके बाद जो प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1986 में, वो किसको किया गया, गौरा देवी को। तो गौरा देवी को सम्मानित किया गया था 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से। वैसे जिस प्रकार से इनका योगदान था यहाँ पे चिपको मूवमेंट में, पर्यावरण के संरक्षण में, उस हिसाब से इनको इतनी ज़्यादा वहाँ पे वो नहीं मिल पाई, मतलब इतने ज़्यादा इनको सम्मान नहीं मिल पाया। तो काफ़ी इनको सम्मान मिलना चाहिए था वैसे, खैर जो भी है, लेकिन काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट इन्होंने यहाँ पे तैयार किया है जो कि आज संदेश देता है पर्यावरण संरक्षण के बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे कल्याण सिंह रावत जी के बारे में। कल्याण सिंह रावत को मैती भी कहा जाता है और इनका देखो उपनाम इनका क्या है, मैती भी है। तो कल्याण सिंह रावत, इनका जन्म होता है 19 अक्टूबर 1953 को चमोली के बैनौली गाँव में। एक प्रसिद्ध पर्यावरण के बारे में इन्होंने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया है उत्तराखंड में। इनके पिता का नाम है त्रिलोक सिंह रावत, माता का नाम है विमला देवी और इनकी पत्नी का नाम है श्रीमती मंजू रावत। अब देखो जानते हैं इनके बारे में। तो सर्वप्रथम 1974 में जो कल्याण सिंह रावत है, इन्होंने हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की। हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना किसने की, 1974 में की कल्याण सिंह रावत जी ने, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, जो दुर्लभ वन्य प्राणी हैं, उनकी रक्षा करना, उनका संरक्षण करना। उसके बाद 1987 में इन्होंने राजगढ़ी रवाई घाटी में उस स्कूली बच्चों के साथ मिलकर क्या किया, उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी बनाई है इन्होंने। तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी, देखो ये खुद शिक्षक हैं, ठीक है, जो कल्याण सिंह रावत हैं ये खुद क्या हैं, एक शिक्षक हैं। तो इन्होंने सबसे बड़ी नर्सरी बनाई है 1987 में राजगढ़ी रवाई घाटी में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर। उसके बाद 1995 में यहाँ पे शुरू होता है जो काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है, मैती आंदोलन। तो मैती आंदोलन से काफ़ी प्रसिद्धि मिली इनको। 1995 इन्होंने यानी कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत की गई, कहाँ से, ग्वालदम चमोली से। तो मैती आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, चमोली के ग्वालदम से। किसने शुरू की, कल्याण सिंह रावत ने। और कब शुरू किया, 1995 को। अब देखो वैसे मैती आंदोलन के बारे में बहुत सारे अभ्यर्थी जानते होंगे और हमने जो वनों वाली सीरीज थी यानी उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन, उसमें हमने आपको उत्तराखंड के सभी वन आंदोलन के बारे में बता रखा है। वहाँ पे हमने मैती आंदोलन के बारे में आपको बताया था। लेकिन जिन अभ्यर्थियों को नहीं पता उनको बता दें कि मैती आंदोलन जिसकी शुरुआत किसने की, कल्याण सिंह रावत जी द्वारा ग्वालदम राज्य के इंटर कॉलेज में की गई। देखो जो कल्याण सिंह रावत है ये स्वयं जीव विज्ञान के प्रवक्ता हैं कल्याण सिंह रावत। तो मैती आंदोलन क्या है, इसके तहत क्या किया जाता है कि जो विवाह समारोह होता है उसके दौरान जो वर वधू होते हैं वो एक पौधा रोपते हैं, एक पौधा लगाते हैं और उसके बाद मायके पक्ष के जो लोग होते हैं वो उस पौधे की क्या करती हैं, देखभाल करते हैं। तो यहाँ से देखो जितने विवाह कितने सारे होते हैं, विवाह तो होते ही रहते हैं। तो अगर प्रत्येक वर वधू एक एक वृक्ष लगाएंगे तो ऐसे में क्या हो जाएंगे, वृक्षों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो इस प्रकार से ये काफ़ी प्रचलित हुआ इनका मैती आंदोलन, जो कि 1994-95 के आसपास इन्होंने
शुरू किया था ग्वालदम इंटर कॉलेज से कल्याण सिंह रावत जी द्वारा, इसीलिए इनको मैती के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख यात्राएं इन्होंने निकाली है पर्यावरण संरक्षण के संबंध में। त्रिमूर्ति पद यात्रा हो गया, देवभूमि क्षमा यात्रा, टिहरी में लोक माटी वृक्ष अभिषेक समारोह हो गया, गांव की ओर चलो पद यात्रा किसने निकाली है, सब कल्याण सिंह रावत जी द्वारा शुरू की गई हैं। रजत जयंती रथ यात्रा हो गया, गांव की ओर चलो पद यात्रा, ये आपको ऊपर बता दिया गया है। तो ये इनके कुछ प्रमुख यात्राएं हैं जो इन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए निकाली हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद के क्रम में, पर्यावरण प्रेमियों के क्रम में डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी जी के बारे में। इनको कहा जाता है नशा मुक्ति अवस्थी। इन्होंने नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान छेड़कर उत्तराखंड में काफ़ी इनका प्रमुख योगदान है। तो जो डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी है, इनका जन्म होता है 1 मार्च 1961 को अस्कोट, पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट में 1 मार्च 1961 को इनका जन्म होता है। और जो डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, इन्होंने नशा मुक्ति हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण हो गया, या शिक्षा संस्कृति संरक्षण, इन सभी में इन्होंने इन सभी अभियानों का संचालन कर रहे हैं उत्तराखंड में वर्तमान में। और पर्यावरण संरक्षण में भी इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी है, जैसे जिंदगी जरूरी है, ये इन्होंने नशे पर एक प्रमुख रचना इनकी जिंदगी जरूरी है। और एक काव्य भी है इनका पंचप्रिया, और एक परछाई। तो ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। दोस्तों, तो आज हमने आपको यहाँ पे बताया उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरण प्रेमी यानी पर्यावरणविद डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी हो गया, कल्याण सिंह रावत जी हो गए, गौरा देवी जी चिपको वुमेन जिनको कहा जाता है, चंडी प्रसाद भट्ट जी और सुंदरलाल बहुगुणा जी। इन्होंने ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण हो गया, पर्यावरण की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में। तो ये हो गया आज का जो टॉपिक था। आज हमने काफ़ी डिटेल्स इनके बारे में बता दी है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। और देखो, यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इनके बारे में था, जो एग्जाम की व्यूअर पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपके जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं वो सारे यहाँ पे उन सभी एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे इस वीडियो में हमने बता दिए हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।